हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसीज जो है कभी भी आ सकती हैं। ठीक है, हम बात करने वाले किसकी? यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की। इसकी वैकेंसीज कभी भी आ सकती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो आपका रहता है हिंदी का। किसका रहेगा? हिंदी का, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी लोग स्कोर करते हैं। और यदि आप हिंदी में ही मान लीजिए किसी कारणवश आपका हिंदी में स्कोर नहीं हो पा रहा है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन से बाहर होने का मेन कारण होता है कि जो सब्जेक्ट मतलब जिसमें बेसिक्स रहते हैं, जिसमें सभी लोग स्कोर्स करते हैं, उसमें हमें भी बराबर का स्कोर करना होगा। उसमें हम गलती नहीं कर सकते। बाकी आपका मैथ हुआ, जीके जीएस हुआ, इसमें से सभी 100 में 100 नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम जिसमें सभी फाइट कर रहे हैं उसमें आप भी फाइट करें। ठीक, इसी को देखते हुए हम अपने कंटेंट को लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें यूपीएसआई से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्टेड हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? वर्णमाला। अगर आज हम बात करें किसकी करेंगे तो हम बात करने वाले किसकी? वर्णमाला की। ठीक, वर्णमाला से संबंधित आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, यानी पहली क्लास होने वाली है, जिसको आप भरपूर सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, बहुत ही कम समय में हम ये टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। और देखते होंगे कि तमाम प्रकार के वीडियोस आते हैं जिसमें आपको घंटों एक ही मतलब पढ़ाएंगे थोड़ा सा, लेकिन घंटों उसमें बताते रहते हैं। तो इसको टाइम को देखते हुए हम बहुत ही कम समय में आज हम ख़त्म करने वाले हैं आपके वर्णमाला के स्वर वाले पोर्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हिंदी की। हिंदी कैसा शब्द है? तो आपको सभी को पता होगा, जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको पता है कि हिंदी हमारी कैसी भाषा है। तो हिंदी फारसी शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। हिंदी जो है हमारी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी जो है हमारी हिंदी दिवस की बात कर रहे थे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर केवल पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात करें तो यह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। क्या? हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को, ये डेट आप याद रखिएगा, 14 सितंबर। भारतीय संविधान की बात करें कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी, तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी। ठीक, इतनी डेट्स आपको याद रखनी होगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो आप कहेंगे कि 14 सितंबर 1949 को मिली थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? अगर हम आगे की बात करें तो वर्णमाला के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्वर और दूसरा होता है क्या? व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। ये सब बेसिक्स जानकारी हैं जो आप सभी को पता होंगी। नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिए। वर्णमाला के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर को अच के नाम से जानते हैं और व्यंजन को हल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके परिभाषा की। तो देखते हैं कि इसका परिभाषा में क्या दिया गया है। अगर परिभाषा की बात करें तो वर्णों या चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या चिन्हों के व्यवस्थित समूह को। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा आप, वर्णों या चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्ण की बात करें तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक, और माला जो होता है वह समुदाय को कहते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ हो गया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ध्वनि और समुदाय के मेल को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी भाषा, मतलब हिंदी वर्णमाला की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हिंदी कौन सी लिपि में आती है? देवनागरी लिपि में आती है। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक,
यह ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, मतलब ब्राह्मी लिपि से ही यह उत्पन्न हुई है देवनागरी लिपि। ठीक, इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। अब बात करिए, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है और इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ड होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो वह ध्वनि होती है। मौखिक मतलब जो बोली जाए और व्याप्त हो जाए पूरे मतलब वातावरण में, वह ध्वनि होती है। और जिसको लिखित मतलब लिखा जा सके, ठीक, वह वर्ड होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो वर्ड, और मौखिक इकाई की बात करें तो क्या होती है? ध्वनि होती है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्ड कितने हैं? 52 + 1। ये बात आप भूलिएगा मत। अब वर्तमान में लेखन के आधार पर कितने वर्ड हैं? तो आप कहेंगे 52 + 1। 52 तो आपके वर्ड थे। एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ा है जिसका ये चिन्ह है। ठीक है, ये विशिष्ट व्यंजन आधा व और ठा के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्डों की संख्या कितनी है? 53 है। अगर 53 दिया रहेगा तो सही रहेगा, 52 + 1 दिया है तो सही रहेगा। अगर ये सब नहीं दिया है तो आप 52 पर ही टिक करके आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो जो स्वतंत्र होते हैं, मतलब जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 13 होती है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्वर के रूप। तो 3 प्रकार के होते हैं, लघु या ह्रस्व स्वर। अगर लघु या ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? ई इनकी संख्या अ, ई, उ और री। ठीक, ये 4 इनकी संख्या होती है। अ, ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर, इन्हें मूल स्वर के रूप में भी जाना जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक बेसिक सा नोट्स दिया गया है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ड कितने हैं? 43 हैं। ठीक, अगर पूछ दिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने वर्ड दिए गए हैं, तो आप कहेंगे क्या? 43 वर्ड दिए गए हैं। ठीक, उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करें तो 10 होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्डों की संख्या 43। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्डों की संख्या 43। टोटल वर्ड 53। टोटल वर्ड 53, 52 + 1। ठीक है, स्वर टोटल स्वर की बात करें तो 13 होते हैं और उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करें तो 10 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? हमने लघु स्वर की बात कर ली, अ, ई, उ और री, ये 4 जो हैं लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें तो ये आपके होते हैं 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये सातों जो हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इसके भी 2 रूप होते हैं, एक सजातीय या मूल दीर्घ स्वर होते हैं और दूसरा कौन सा होता है आपका? संयुक्त स्वर। अगर हम बात करें सजातीय स्वर यानी मूल दीर्घ स्वर की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ। ठीक, और संयुक्त स्वर की बात करें तो ये होते हैं आपके कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। 3 जो है मूल दीर्घ स्वर होते हैं 7 में से, और 4 जो होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, अगर विजातीय स्वरों की बात करें तो विजातीय स्वर, संयुक्त स्वर को ही विजातीय स्वर कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने विजातीय हेडिंग डाला है। तो संयुक्त स्वर को ही हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन्हें विजातीय स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 2 अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं। ठीक, जैसे आप कहते हैं बहुब्रीहि समास में तीसरे की तरफ इंडिकेट करता है, जब 2 वर्ड मिलते हैं तो तीसरी की तरफ इंडिकेट करता है, उसी तरह यह विजातीय स्वर होते हैं। जब 2 वर्ड मिलते हैं स्वर के तो वह तीसरा जो बनाता है वही आपका संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर होता है। अब ए की बात करें तो अ धन ई से बना होता है, ऐ जो है अ धन ए से बना होता है। इन्हें कंठ तालव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य स्वर भी कहते हैं। ओ की बात करें तो अ धन उ से बना होता है, औ जो है आपका अ धन ओ से बना होता है। इन्हें क्या कहते हैं? कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है आपका क्या? वर्णमाला या वर्णों का विभाजन। देखिए ये बेसिक था। स्वर जो होते हैं आपके 11 होते हैं। ठीक, व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन की बात करें तो 25 होते हैं। उसमें व्यंजन 4, स, ख, स, ह। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ, त्र, ज्ञ, स्र।
द्विगुण जो है आपका ड ढ होता है, आयोगवाह अंग और अह होते हैं, और एक विशिष्ट व्यंजन को मिलकर टोटल आपके कितने वर्ण होते हैं? 53 वर्ण होते हैं। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। मात्रा के आधार पर स्वर की बात करें तो मात्रा के आधार पर स्वर के जो 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? लघु, गुरु और प्लुत। लघु स्वर की बात करें तो जिसमें एक मात्रिक, ये मतलब लघु स्वर जो होते हैं वह एक मात्रिक होते हैं, इनमें एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या जो है 4 होती है। कौन कौन सी? अ, ई, उ और री, हमने ऊपर देखा था। गुरु स्वर यानी दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी ये द्विमात्रिक होते हैं, मतलब इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ और औ, यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है। प्लुत स्वर की बात करें तो इनको बोलने में त्रिमात्रिक का समय लगता है, जैसे ओम, हे राम। जैसे आप खींचकर कोई बात बोलते हैं तो उसमें प्लुत स्वर का जो है शामिल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ एक छोटा सा हमने दिया था रीवर्ण। रीवर्ण जो है आपका किससे मिलकर बना है? तो आधा र और ई से मिलकर बना है री। ठीक है, ये तत्सम शब्द होते हैं। आधा र और ई से मिलकर बने हुए शब्द को री कहते हैं, ये तत्सम शब्द होते हैं। जीव या प्रयत्न के आधार पर 3 रूपों में बांटा गया है स्वरों को। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यहाँ पर अग्रस्वर की बात करें तो ये जिन वर्णों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्य करता है, ठीक है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 होती है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनको बोलने में जीव का अग्रभाग कार्य करता है। ई ए ऐ, ये 4 होते हैं। ई ए ऐ, आप बोलिएगा। ई ए ऐ जो है, ये 4 जो वर्ड होते हैं वे अग्रस्वर के भाग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है जिन वर्णों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्य करे उसे मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कौन सी है? अ। ये जो अ है इनको बोलकर देखिए आप, अ जैसे बीच का भाग कार्य कर रहा है। ठीक है। पश्च स्वर की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं आपके? जो बच रहा है आ, उ, ओ, औ, ये क्या है आपके? पश्च स्वर के उदाहरण हैं। ठीक है। अग्र स्वर में 4 वर्ड होते हैं, एक आपका हो गया, मध्य स्वर में 5 हो गया। ठीक, जो बच रहा है वो आपका किस में आता है? पश्च स्वर में आता है। ठीक, आगे चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर यानी मुख के बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो मुख के बनावट के आधार पर स्वरों को हम 4 रूपों में बांटते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। अगर हम संवृत्त स्वर की बात करें तो इनको बोलने में मुख बंद रहता है। जैसे आप बोलकर देखिए इ, ई, उ। जैसे मुख की आकृति जो है न खुलती ज़्यादा है न बंद होती है, मतलब लगभग बंद ही रहती है, और हवा भी मुख से कम निकलती है इनको बोलने में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संवृत्त स्वर कहते हैं। इ, ई, उ। इ, ई, उ बोलकर देखिए, इ, ई, उ। अर्धसंवृत्त की बात करें तो अर्धसंवृत्त जो होता है इसमें मतलब जो है मुख संवृत्त स्वर की अपेक्षा ज़्यादा खुला रहता है, ए और ओ। ठीक, संवृत्त स्वर में लगभग बंद रहता है और अर्धसंवृत्त में संवृत्त स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा मुख खुला रहता है, ए, ओ। इनके उदाहरण है कौन से? ए और ओ। विवृत स्वर की बात करें तो इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुला रहता है, आ। बोलकर देखिए, आ। मुख की आकृति क्या होती है? पूरी खुली हुई रहती है। अर्धविवृत की बात करें तो इसमें विवृत से कम लेकिन अर्धसंवृत्त से ज़्यादा मुख खुले रहते हैं। ठीक, जितना अर्धसंवृत्त में मुख खुलता है उसे बोलने में ए और ओ को उससे ज़्यादा, और विवृत स्वर में जितना मुख खुलता है उससे कम यानी बीच के भाग को अर्धविवृत स्वर कहते हैं। इनके उदाहरण हैं अ, ऐ, औ। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? ओष्ठ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो आप कहेंगे कितने? 2 भागों में। एक वृत्तमुखी होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है? अवृत्तमुखी। ठीक, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। अगर वृत्तमुखी की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं, मतलब जिन स्वरों को बोलने में होठों की आकृति गोल बने, जैसे आप बोलकर देखिए उ, ओ, औ, इनको बोलने में आपके होठों की आकृति जो है गोली हो जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और हम बात करें आवृत्तमुखी स्वर की तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी नहीं होते हैं, मतलब जिनको बोलने में होठ की आकृति गोल न बने, उसे आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या आप टोटल 6 होती है। ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ए, ऐ। ठीक, ये चारों कौन से? ये 6 कितने होते हैं? आवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। और वृत्तमुखी के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से? उ, ओ, औ। आप बोलकर देख लीजिएगा, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से वृत्तमुखी हैं और कौन से आवृत्तमुखी हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लें जो परीक्षा में लगातार बनते रहते हैं, जैसे अर्धस्वर। भोलानाथ तिवारी के अनुसार इनको अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से हैं आपके? तो आप कहेंगे कौन कौन से हैं? य और व, ठीक, ये अर्धस्वर होते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। प्राकृतिक स्वर की बात करें तो ये 3 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये प्राकृतिक स्वर हैं। कंठ स्वर अ, आ, तालव्य स्वर ई, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ई जो है स्त्रीलिंग होती है और ये तालव्य स्वर के अंतर्गत आती हैं। मूर्धन्य स्वर री होता है। ओष्ठ स्वर उ होता है। कंठ ओष्ठी स्वर ओ और अ होते हैं। कंठ तालव्य स्वर ए अय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदासीन स्वर की बात करें तो उदासीन स्वर आपके कौन से हैं? या केंद्रीय स्वर अ को उदासीन स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई भी जो है मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, ये उदासीन स्वर होते हैं। ठीक है, अपभ्रंश में स्वर कितने उपस्थित होते हैं? तो अपभ्रंश में टोटल 8 स्वर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? अगर पूछ दिया जाए कि अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं तो आप टोटल 8 मार्कर ही आएंगे। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए और ओ। ठीक, आय नहीं होता, औ नहीं होता। ठीक, अ, आ, ई, उ, ए और औ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। आयोगवाह की बात करें तो जिनका वहन कोई न कर सके, आयोगवाह होते हैं, मतलब न तो ये व्यंजन के अंतर्गत आएंगे न तो स्वर के अंतर्गत आएंगे। इनकी संख्या कौन सी होती है? 2, अंग और अ। आयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इनका वहन कोई नहीं कर सकता, न स्वर कर सकते हैं न व्यंजन कर सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे चलते हैं। आगत स्वर की बात करें तो आगत स्वर के अंतर्गत आ को रखा जाता है, मतलब जो आ बना होता है इस आकृति का। ठीक, यहाँ पर देखिए आ बना है, आपको कैसे बनाएंगे? आ ऊपर चंद्र बिंदु साइड का रहेगा। ठीक है, बिंदी उसमें नहीं रहेगी। इनको क्या कहते हैं? आगत स्वर। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द होता है। इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे ऑफिस हो गया, आपका ऑफिसर हो गया, इसमें आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? अनुनासिक। अनुनासिक की बात करें तो जिसमें नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। ये चंद्रबिंदु वाले शब्द, ठीक, ये अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिस पर चंद्रबिंदु लगाया वह अनुनासिक वर्ग होता है, जिसमें नाक से कम मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। जैसे आप बोलकर देखिए गाँव, नाक से कम मुँह से ज़्यादा, लेकिन चंद्रबिंदु लगा हुआ है। चाँद, दांत आदि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। अनुस्वार की बात करें तो जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है, यह तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है, अनुनासिक में क्या होता है? तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है, लेकिन जो अनुस्वार होता है तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक, जैसे चंद्र, दंत, कंटक, पंच, गंगा, संयम, ये सब क्या है? अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से देखिएगा, अनुनासिक जो होता है जिसमें नाक से कम मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। अनुस्वार में क्या होता है? नाक से अधिक मुख से कम हवा निकलती है। अनुनासिक जो है तद्भव शब्दों में प्रयोग होता है, लेकिन अनुस्वार जो होता है वह तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक विसर्ग। अगर हम बात करें विसर्ग की तो विसर्ग जो है इस 2 बिंदु लगे होते हैं। ठीक, ये प्रायः संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं। संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। ठीक, जैसे प्रातः, अतः, दुख, प्रातः काल आदि, इसमें जो बिंदु लगा हुआ है यह विसर्ग होता है। ठीक, प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो था इसमें हमने स्वर टॉपिक को कवर किया है। कल हम इसी पर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम इसी पे मतलब पीडीएफ से संबंधित हम व्यंजन को भी लेकर आएंगे। आपको मतलब छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि आपको बोरियत न महसूस हो, और इसी तरीके से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।